सबसे पहले तो सभी को जय श्री श्याम। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, आज नया मतलब चौहान वंश की एक नई शाखा चलने वाली है। और वो टॉपिक क्या है भैया, रणथंभौर के चौहान। बड़ा मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में, अच्छा टॉपिक है। और मुझे लगता है कि अजमेर की जो शाखा हमने पढ़ी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट शाखा है ये, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। अजमेर वालों में तो केवल पृथ्वीराज चौहान की तरफ से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर अर्णवराज वाला एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लगभग है ना, बहुत कम चीज़ें, बीच वाले शासक हम पढ़ते नहीं हैं। स्टार्टिंग वाला पढ़ लेते हैं और अंत वाला पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादातर बीच में से क्वेश्चन पूछता है। तो अपने आज क्या कर रहे हैं, हमारा नया हेडिंग डाल दो सबसे पहले तो आज। ठीक है ना। अपनी हेडिंग रहेगी भाई क्या, हाँ, सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारे रणथंभौर के चौहान। ठीक है, ये हमारी पहली हेडिंग है, रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर के चौहानों की हेडिंग के अंदर मैंने आपको कल बता दिया था कि पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा था, है ना। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का एक क्या था, बेटा था, जिसका, अरे यार, जिसका नाम क्या था भाई, गोविंदराज चौहान। क्या नाम था भाई, गोविंदराज चौहान। ठीक है ना। और उसी गोविंदराज चौहान ने क्या की थी, नींव डाली थी, किसकी, रणथंभौर के चौहानों की। तो कल मैंने आपको वो स्टोरी बता दी थी कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान का बेटा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाता है। पीछे वाला गेट बंद करके नहीं गया क्या, वो ये आदत ही नहीं है किसी को भी है। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा है वो किस तरह क्या करता है, मतलब है ना, ऐबक के पास जाता है, गोविंदराज जिसका नाम होता है। और ऐबक से वो कहाँ का शासन ले लेता है, रणथंभौर का, रणथंभौर की जागीर ले लेता है। और रणथंभौर की जागीर लेकर रणथंभौर के चौहानों की स्थापना जो है वो कब कर देता है, 1194 ईस्वी में। ठीक है ना, 44 में नहीं, कब, 1144 में तो त्राइन का युद्ध ही नहीं हुआ, तो 44 में कैसे कर देगा। है ना। चलो कोई बात नहीं, कई बार है ना चीज़ें क्या हो जाती हैं थोड़ा आकलन। हाँ कोई बात नहीं, अब ध्यान दो इधर, 1194 में कर देता है। ठीक है ना। एक चीज़ ये, दूसरी बात अभी है ना, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा और बताऊंगा मैं यहाँ, थोड़ा समझना आप इस चीज़ को। देखिए, गोविंदराज बेटा था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है ना। और वो रणथंभौर आ जाता है, रणथंभौर। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हम अगर यहाँ पर उस राजा का नाम लिख रहे हैं, जिस राजा को हमें पढ़ना है, तो उस राजा के अंदर हम सबसे पहले किस राजा का नाम लिख सकते हैं, गोविंदराज का। ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा, गोविंदराज वो शासक था जिसने अपने आप को ठीक है ना, इन दिल्ली के सल्तनत के सुल्तानों के क्या है, अंडर में शासन करने वाला शासक कहलाता है। क्योंकि इसने अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं डाली। ऐबक ने इसको कौन सी जागीर दी थी, रणथंभौर की। तो कई बार यूं कहते हैं चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों का स्वतंत्र शासक नहीं, स्वतंत्र नहीं था, ये क्या था, दिल्ली के अधीन था। ध्यान रखिएगा बात है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसको यूं समझना है कि गोविंदराज जो है वो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक या मतलब है ना तुर्क सत्ता के अधीन है। और इसने 1194 में रणथंभौर के चौहानों की नींव जरूर डाली है। तो इसीलिए रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक आप किसे कह सकते हो, गोविंदराज चौहान को, रणथंभौर के चौहानों का। क्योंकि इससे पहले रणथंभौर में चौहानों का क्या नहीं थी, सत्ता नहीं थी। तो यह याद रखना कि भी रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज को बोला जाता है। और ये कब बोला गया, 1194 में। ध्यान रखिएगा, एक चीज तो ये आ गई। दूसरी बात, इसकी कुछ नहीं पता हमें और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस इतना है कि इसने दिल्ली सल्तनत के, या इसने सुल्तानों के अधीन शासन किया है। ठीक है ना। इसने सुल्तान के अधीन शासन किया। सुल्तान के अधीन शासन करने का मतलब क्या है भाई, सुल्तान के अधीन शासन करने का मतलब ये है कि इसने किसी भी प्रकार की दिल्ली की सत्ता का क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। ध्यान रखना है, दिल्ली की सत्ता का विरोध का मतलब सुल्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध नहीं किया इसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहते हुए इसने क्या किया, रणथंभौर पर शासन किया। एक 1194 का एक टाइम और मेरे दिमाग में आता है, तो मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, जो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1194 के अंदर ही ध्यान रखना, 1194 के अंदर ही गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। और उस समय कन्नौज का जो शासक था उसका नाम क्या था भाई, जयचंद गढ़वाल। ध्यान रखिएगा,
1194 में ही गोरी ने जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण किया था और इतिहास के पन्नों में इस युद्ध को जो है चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, चंदावर का युद्ध। और इस चंदावर के युद्ध में याद रखिएगा गोरी जीत गया था और जयचंद गढ़वाल जो है वो हार गया था, मारा गया था, ठीक है ना। और इस तरह कन्नौज को भी बुरी तरह लूटा फिर गोरी ने और उसको तहस नहस कर दिया, ठीक है ना। कन्नौज पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया और गढ़वाल वंश की यहाँ क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, जयचंद गढ़वाल को गोरी ने 1194 में क्या कर दिया था, हरा दिया था। और 1194 में उसने कन्नौज पर क्या किया था, आक्रमण किया था, क्योंकि जयचंद गढ़वाल कहाँ का शासक था, कन्नौज का, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए वापिस अपने लाइन के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा हूँ गोविंदराज के बारे में। देखिए गोविंदराज का सिर्फ इतनी बात आती है कि उसने चौहानों की सत्ता की स्थापना की और रणथंभौर में स्थापना कर वो गद्दी का क्या हो गया, पहला शासक बन गया। फिर उसके बाद गोविंदराज के बाद अगर हम दूसरा नाम लेते हैं तो यहाँ पर बल्लन देव का नाम आता है, ध्यान रखिएगा, किसका नाम आता है, बल्लन देव का। तो सेकंड शासक जो है वो बल्लन देव या बल्लन देव या इसे ही क्या कहा गया है, बलहण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये सेकंड शासक था, ध्यान रखिएगा, जो किस राजवंश के अंदर है, रणथंभौर के चौहानों में, ठीक है ना। सेकंड शासक है रणथंभौर के चौहानों का बल्लन देव या, ठीक है ना, बलहण, ठीक है। अब इसके काल की कुछ बातें बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पता है क्या, अभी है ना पीछे कई क्वेश्चनों में ऐसे पूछा गया था कि बताइए दिल्ली के निम्न सुल्तान में से किस सुल्तान का आक्रमण फलाने फलाने शासक के काल के अंदर हुआ था, या निम्न में से किस चौहान वंश के राजा के काल में हुआ था। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले तो अब आपको है ना दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आइडिया लगा पाओगे कि क्या किस तरह का सीक्वेंस आता है। तो मैं मोटा मोटा क्या करता हूँ, कुछ सीक्वेंस में कुछ राजाओं के नाम बता देता हूँ आपको, तो उनको थोड़ा याद कर लेना। जैसे आपको याद रखना है, गोरी का नाम याद ही नहीं रखना है, आपको केवल याद रखना है किसका नाम है, ऐबक का। ऐबक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे लाल बख्श भी कहा जाता है, ठीक है ना। दान दिए जाने के, दान देने के कारण की भी दान दिया करता था इसलिए ये, ठीक है ना। दान तो सभी राजा देते हैं वैसे, लेकिन ऐबक के बाद अगर इंपॉर्टेंट शासक कोई आता है तो आप याद रखिएगा वो शासक कौन आता है, इल्तुतमिश। कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश जो है ना वो ऐबक का दास था। यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी होगी, देखो गोरी का दास कौन है, ऐबक। ऐबक का दास कौन है, इल्तुतमिश। हालांकि वो बात अलग है कि इल्तुतमिश को बाद में ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह करवाकर इसे दामाद भी बनाया था, लेकिन ये वैसे एक बाजार से खरीदा गया दास था और बहुत सुंदर था इल्तुतमिश। इसके भाइयों ने ही इसके बाजार में बेच दिया था, केवल इस बात को लेकर कि भी इसका महत्व ज्यादा ना हो जाए परिवार में, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश इसका दास था, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करें तो इल्तुतमिश के बाद क्या है, दास परंपरा यहाँ पर थोड़ी सी खत्म होती है और यहाँ इल्तुतमिश जो है ना, इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा आता है रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन वो इतिहास में इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आगे ना इल्तुतमिश की एक बेटी गद्दी पर आती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नाम क्या है, रजिया। तो अगर आपको ये सिक्वेंस याद हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो आपको ना इधर है ना रणथंभौर याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा बात। कारण क्या है, क्योंकि यही तो लोग आक्रमण करेंगे किस पर, रणथंभौर पर। और सवाल सीधा आएगा कि बताइए रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर जब आक्रमण किया तब रणथंभौर का शासक कौन था, अब बताओ। या ये कह देगा कि फलाना राजा के काल के अंदर निम्न में से दिल्ली सल्तनत का अंदर किसका आक्रमण हुआ था। अब आपको तो अलाउद्दीन खिलजी का पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया किसके काल में, अमीरदेव चौहान के काल में। एक ये पता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किसके काल में किया, अमीरदेव चौहान के काल में। लेकिन बाकी वाले वो तो सारे ही जानते हैं छोटे छोटे, तो ये वाले और याद कर लो। तो इससे क्या है, मतलब है ना अपना जो बीच का गैप है ना वो खत्म हो जाएगा कि कल को यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, तो आ जाओ, क्या दिक्कत क्या है उसमें, ठीक है ना। चलो रजिया सुल्तान ध्यान रखना। रजिया सुल्तान के बाद एक शासक जो आगे पढ़ने वाला है जिसका आक्रमण रणथंभौर पर होता है, उसका नाम होता है नासिरी या नासिर महमूद, ठीक है ना, नासिर महमूद। हालांकि इस शासक का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इतिहास के पन्नों में, ये व्यक्ति बेचारा बढ़िया आदमी था यार, ठीक है ना। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती है, तो ये बड़ा बढ़िया बंदा था बेचारा यार। इसके बारे में कहा जाता है कि ये है ना टोपियाँ सिला करता था, टोपियाँ सिल कर, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या था, कुरान की आयतें लिख कर बेचा करता था और उसी से अपनी आमदनी चलाया करता था। यहाँ तक कि नासिर महमूद के लिए ये भी कहा जाता है कि इसकी पत्नी है ना, इसकी पत्नी खुद घर में खाना बनाया करती थी। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, हाँ ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है। आज मैं कह दूं कि अंबानी के घर के अंदर क्या नीता अंबानी खुद खाना बनाती होगी क्या, नहीं,
तो ये बड़ी बात क्या है, बड़े घरों में बड़ी बात है ये ठीक है ना। छोटे घरों में बड़ी बात नहीं है कि आपकी मम्मी खाना बना रही है या मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो नो डाउट मम्मी बनाएगी, लुगाई बनाएगी। लेकिन एक बड़ा पैसे वाला घर है, उसके अंदर कह देगा भाई साहब आप खाना बनाएंगे, तो फिर नौकर किस लिए हैं। तो यहाँ एक बड़ी बात थी कि एक राजा होने के बावजूद भी, सुल्तान होने के बावजूद भी उसकी पत्नी ही खाना बना रही है, क्योंकि इस आदमी का एक बात का कहना था कि जनता का धन है जो ये मेरे राजकोष में पड़ा है, और मैं इस धन का केवल ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का मतलब मैं इस धन को केवल क्या कर रहा हूँ, रख रखाव कर रहा हूँ इसका। तो ये बड़ा साधारण सिंपल आदमी था यार नासिरुद्दीन, और इसीलिए इतिहास के पन्नों में इसका क्या नहीं है, नाम नहीं है ज़्यादा। और इसके बाद जो व्यक्ति गद्दी पर आता है जो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या है, बलवन। ये जितने भी शासक मैंने आपको बताए ना, ये सारे के सारे ध्यान रखना गुलाम वंश से रिलेटेड है। किस वंश से रिलेटेड है, गुलाम वंश से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे शासक जो है वो गुलाम वंश के हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सारे के सारे शासक जो है ना वो आपको रणथंबोर में देखने को मिलेंगे। अब ये सीक्वेंस दिमाग में आ गया ना आपके, तो लगभग ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से क्या होता है, इस बलवन के बाद ये मान के चलो गुलाम वंश का खात्मा हो जाता है। बलवन के बाद क्या होता है, बलवन का पोता गद्दी पर आता है। पहले आता है कैकुबाद, उसके बाद आता है क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है, क्यूमर गद्दी से हट जाता है। उसके बाद यहाँ पर है ना जो राजवंश शुरू होता है ना, उस राजवंश का नाम होता है खिलजी। कौन सा राजवंश है, खिलजी राजवंश। और खिलजी वंश जब शुरू होता है ना, तो खिलजी वंश का पहला शासक गद्दी पर आता है, जिसका नाम क्या है भाई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आप सीधा याद रखो जलालुद्दीन खिलजी। कौन आता है अभी पहला, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में करता है, ध्यान रखिएगा। कब करता है अभी, 1290 में। 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, और 1290 में दिल्ली के अंदर अब खिलजी वंश गद्दी पर आ जाता है। अब जलालुद्दीन खिलजी 6 वर्ष तक गद्दी पर रहता है, 96 तक। और क्या होता है कि 1296 में इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका भतीजा कर देता है। उसका भतीजा भी वही होता है और उसका दामाद भी वही होता है। और वो जो व्यक्ति गद्दी पर आता है उसका नाम होता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखना खिलजी वंश के 2 ही शासक याद करने हैं आपको, ठीक है ना। कौन कौन से, जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा कौन है, और बस यहाँ रोक देता हूं मैं आपको। अब ये सीक्वेंस अगर किसी ने याद किया ना, तो सब राजाओं में याद करना पड़ेगा आपको, और आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। मेवाड़ पढ़ोगे तब भी यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा ये, यहां तक आते आते यहां पर आने के बाद है ना, आप ब्रेक मार दो, अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दो, क्योंकि इसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। कारण क्योंकि ज्यादातर सभी राजाओं के साके, या चित्तौड़ के साके, या जालोर के साके, या सिवाना के साके, या ठीक है ना रणथंबोर के साके किसने किए हैं, अलाउद्दीन ने। और इसीलिए आप अलाउद्दीन तक का सीक्वेंस याद कर लो, या थोड़ा बहुत ये क्लियर कर लो कि भी कौन आया कौन नहीं आया, तो ही आपकी हिस्ट्री समझ में आनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो बस ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है ना। कि भी पहले नंबर पर ऐबक आया था, ऐबक के बाद उसका दास इल्तुतमिश आया था, और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी कौन आई थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद नासिर महमूद एक शासक आया था। उसके बाद इस वंश का मुख्य, ठीक है ना, शासक बलवन, अंतिम रूप से मान सकते हो आप इसको। और बलवन के बाद खिलजी वंश आ गया, और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि गुलाम वंश के बारे में भी बताऊं तो याद रखना, गुलाम वंश ने अपनी नींव जो है वो कब डाली थी, 1206 में। और इस नींव को डालने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। इसीलिए गुलाम वंश 84 साल चला था। और इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ऐबक किसका गुलाम, गोरी का, ठीक है ना। गोरी का गुलाम ऐबक हो गया, ऐबक का गुलाम कौन, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन, बलवन। तो किसी इतिहासकारों ने कहा कि यार ये तो गुलाम गुलाम गद्दी पर बैठ रहे हैं, इसलिए कौन सा वंश है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश नहीं कहा, ठीक है ना, अलग नाम दिया। उन्होंने कहा नहीं यार ये कौन सी गुलाम थी, ये बताओ, ये तो गुलाम नहीं है, ये कौन है, इल्तुतमिश की क्या है, बेटी है। इससे पहले इल्तुतमिश का बेटा गद्दी पर आया। उसके बाद ये देखो ये कौन है, नासिरुद्दीन महमूद या नासिर महमूद। नासिर महमूद कौन है, इल्तुतमिश का पोता है। तो ये तो गुलाम नहीं है। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये गुलाम वंश नहीं हो सकता है, इसको गुलाम वंश नहीं, इसको मामलूक वंश बोलो आप। मामलूक वंश का मतलब जिनके माता पिता गुलाम हो, ठीक है ना। अब देखो इनके पिता क्या थे, गुलाम थे, ठीक है ना। ये क्या है, गुलाम है, ये खुद क्या है, गुलाम है, इसलिए उन्होंने कहा मामलूक वंश बोलो इसको। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा वंश हुआ, गुलाम वंश। इसलिए आज सब के सब क्या पढ़ाते हैं, गुलाम वंश के भी गुलाम वंश है। गुलाम रजिया किसकी गुलाम थी, किसी की नहीं थी, तो कैसे कह रहे हो आप गुलाम वंश। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, ये अपना अपना तरीका है देखने का
कि कोई किस तरीके से इस वंश को देख रहा है। ठीक है, अब ये सारी बात आपकी क्लियर होगी और अब मैं इसको करता हूँ रब, और अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ जो मैं बात कर रहा था और जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है ना, वो क्या है वो देखते हैं। चलो अब हमारे पास मुख्य बात आ जाती है हमारे पास किसकी, बल्लन देव की। अब समझिए बल्लन देव की बात आई है, तो बल्लन देव के बारे में क्या बात आती है अपने पास। बल्लन देव क्या था, शुरुआती दौर के अंदर गोविंद राज की मृत्यु जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के काल के अंदर ही हो जाती है, तो इसलिए क्या है ये है ना, सारी जिंदगी कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में ही या तुर्क सत्ता के विश्वास के रूप में ही शासन करता रहा। लेकिन क्या था, बल्लन देव जो है ना, बल्लन देव के काल के अंदर एक घटना घटित होती है कि जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित रहता है ना, ठीक है ना, तब तक तो ये बंदा क्या नहीं करता है, विद्रोह करता नहीं है, वफादार बना रहता है। लेकिन जैसे ही बलवन के मरने के बाद गद्दी उसके बेटे के पास आती है, और या फिर आप ये मान लीजिए इल्तुतमिश के पास आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये बंदा जो है ना अपने आप को रणथंबोर के अंदर क्या घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। 1226 की बात है ये, ठीक है ना, अपने आप। और ये कहता है कि मेरा दिल्ली वालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो राजा बदल गया, ठीक है ना, ऐबक बदल गया, तो उसे लगा जब ऐबक का दास गद्दी पर बैठ सकता है तो मैं भी तो क्या हूँ, दास ही हूँ, तो मैं क्यों फिर अपने आप में क्या करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर उनका दास मानूँ। तो उसने कहा भैया तुम भी दास राजा बन गए तो हम भी राजा बन गए, अब हम तुम्हारा साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बल्लन देव ने बोला। जब ये बात इल्तुतमिश को पता लगी तो इल्तुतमिश ने कहा ये तो गलत है यार, जब हमारा अधिकार है रणथंबोर पर तो हम इसका क्या करेंगे, कहीं ना कहीं क्या है, मतलब ना अपने आप में इसका विरोध तो करेंगे। तो इल्तुतमिश 1226 में एक बड़ी सेना लेकर आता है और वो आकर किस पर आक्रमण कर देता है, रणथंबोर पर। और रणथंबोर के अंदर बल्लन देव जो है ना, वो इस आक्रमण से क्या हो जाता है, घबरा जाता है, और वो क्या होता है कि इस रणथंबोर को छोड़कर जंगल की ओर क्या हो जाता है, भाग जाता है। और इस तरह रणथंबोर पर किसका अधिकार हो जाता है, इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इल्तुतमिश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो आप बोलोगे किसके शासनकाल में हुआ, बल्लन देव के काल में हुआ। तो इतनी बातें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये इसका विश्वास पत्र था, पहले हाँ बोल रहा था, फिर बाद में ना बोल रहा था, फिर इसके अंदर बाद में वहां से सेना चली, वो पापा पापा करते कहाँ तक आई, रणथंबोर तक आई, फिर उसमें जाइन दुर्ग आता है, ये कोई नहीं आती है बात, ये आगे आएंगी। जब हमीरदेव चौहान पढ़ेंगे तो सारी बातें वहीं पढ़ी जाएंगी। यहाँ तो सीधी एक बात लिखते हैं क्या 1226 में इल्तुतमिश ने ठीक है ना बल्लन देव पर आक्रमण किया। बल्लन देव पर क्या किया भैया, आक्रमण किया, तथा बल्लन देव पर आक्रमण किया और बल्लन देव भाग गया, ठीक है। और रणथंबोर पर किसका अधिकार हो गया भैया, इल्तुतमिश का क्या हो गया, अभी अधिकार हो गया। अब रणथंबोर इल्तुतमिश के अधिकार में आ गया भैया, अभी उन्होंने कहा अब रणथंबोर नहीं देंगे अब। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है आपको भी पता है, राजा आया दिल्ली से, अब दिल्ली छोड़कर रणथंबोर में थोड़ी बैठ जाएगा ये, ठीक है ना। तो उसने कहा कि चल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या हुआ कि एक प्रहलादन नाम का शासक था, ठीक है ना, कौन था भाई, प्रहलादन नाम का शासक था। उसने क्या किया, उसने कहा कि इल्तुतमिश जी आप मुझे गद्दी दे दो, मैं विद्रोह नहीं करूंगा और मैं आपके एवज में शासन करूंगा और आपको टैक्स भी समय पर देता रहूंगा, क्योंकि राजा अगर किसी को जागीर देते थे तो बाद में उससे क्या लेते थे, टैक्स। तो बल्लन देव के बाद क्या ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक प्रहलादन नाम का शासक आया, इसको कई किताबें में प्रहलाद भी लिख देती हैं, ठीक है ना। तो बल्लन देव के बाद प्रहलादन गद्दी पर बैठा और प्रहलादन के शासन काल के अंदर कोई घपला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने किसी प्रकार का विरोध किया नहीं। और ये है ना इल्तुतमिश के काल के अंदर ही मर गया, यूं मान लो इल्तुतमिश के काल के अंदर ही समाप्त हो गया, मतलब इसके शासन काल में भी इल्तुतमिश ही था। फिर प्रहलादन के चले जाने के बाद गद्दी जो है वो यहाँ के एक शासक को मिली जिसका नाम क्या था, वीर नारायण। क्या नाम था भाई, वीर नारायण। वीर नारायण जो है ना वो थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट शासक है, इसलिए इसको बॉक्स में डाल लेता हूं मैं, है ना। वीर नारायण को क्या कर लेते हैं, बॉक्स में डाल लेते हैं। वीर नारायण जो है ना इसने थोड़ी सी घपला किया भाई। कारण क्या था कि इधर क्या है, प्रहलादन थोड़े समय गद्दी पर बैठा, उसने दिल्ली वालों को निश्चिंत कर दिया कि भी ठीक है आपका रणथंबोर है और हम आपको पैसा दे रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उसके बाद जब प्रहलादन मरा तो मरने के बाद वीर नारायण जब गद्दी पर आया तो उसके मन में ये था कि यार अपने दिल्ली वालों को क्यों पैसा दे रहे हैं, दिल्ली वाले इतनी दूर, अपने यहाँ क्या जरूरत है पैसा देने की, तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करो। तो इस वीर नारायण ने इल्तुतमिश का विरोध किया और विरोध करते हुए इसने अपने आप का क्या कर दिया,
स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो इल्तुतमिश के लिए आपको एक चीज समझनी है, हम पढ़ के आ रहे हैं, पहले ये बताओ कहाँ का क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम? रणथंबोर का। अब आपको क्या लगता है, क्या इल्तुतमिश के साम्राज्य में केवल एक रणथंबोर था क्या? नहीं ना, तो उसके साम्राज्य में तो बहुत बड़ी चीजें होंगी। हमारा ध्यान क्या है, रणथंबोर की तरफ है, लेकिन इल्तुतमिश का ध्यान क्या रणथंबोर की तरफ ही था क्या? और फिर क्या एक चीज सोच के देखो, मान लो यहाँ के राजा बार बार विद्रोह कर रहे हैं, तो क्या इल्तुतमिश क्या यहीं पर आक्रमण करने आएगा क्या? आपको ये समझना होगा, उसके साम्राज्य का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो बार बार सेना लेकर आए, एक छोटे छोटे ऐसे तो विद्रोह चलते ही रहते हैं। अब जैसे आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ोगे ना, तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक आता है जिसका नाम है एमबीटी। एमबीटी की शॉर्ट फॉर्म बताई है मैंने आपको। एमबीटी की फुल फॉर्म होती है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? इस आदमी के शासनकाल में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा क्या हुए हैं? विद्रोह हुए, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए एमबीटी के शासनकाल में। अब आप बताओ, तो विद्रोह होना कोई स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग बाग किसी की सत्ता को स्वीकार करें जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लोग सभी की सत्ता को क्या कर लें, स्वीकार कर लें। हो सकता है वो नहीं कहेगा नहीं भाई ये सत्ता स्वीकार नहीं है मेरे को, तो वही बात है। तो इसलिए वीर नारायण ने भी सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं भाई मेरी है ये, और मैं किसी भी प्रकार से किसका साथ नहीं देने वाला, ठीक है ना, इल्तुतमिश का साथ देने वाला नहीं। तो इल्तुतमिश ने कहा यार अब मैं तो बार बार आने जाने में मर जाऊंगा, ये तो रणथंबोर आओ, लड़ाई झगड़ा करो, फिर ले दो, फिर कोई आक्रमण कर दे, फिर कोई क्या कर दे, ये कह दे कि भी मैं तो नहीं मानता। तो उसने कहा एक काम करो, इस वीर नारायण को दिल्ली बुलवाओ। तो कहते हैं इल्तुतमिश ने इसको वीर नारायण को दिल्ली बुलवा लिया, और दिल्ली बुलवाकर धोखे से इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इसका एक ही पॉइंट आता है क्या, वीर नारायण के बारे में बात करें तो याद रखना, क्या इसी ने इल्तुतमिश का विरोध किया, इसी ने इल्तुतमिश का विरोध किया तथा इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली बुलवाकर इल्तुतमिश ने इसे मतलब वीर नारायण को इसे दिल्ली बुलाकर मरवा दिया। बुलवाकर धोखे से हत्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है भाई, ये बल्लन देव है भी, ये सॉरी वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण। अब वीर नारायण के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम है बागभट्ट। क्या नाम है भाई? बागभट्ट। बागभट्ट, ठीक है, बागभट्ट। बागभट्ट। वीर नारायण के बाद अगला शासक जो आता है क्या आता है भैया? बागभट्ट। तो याद रखना दिल्ली। और एक और कई बार क्वेश्चन पूछ रहे तो थोड़ा सा बता देता हूं, धोखे से हत्या कर दी थी, तो अब एक बार तो इसकी धोखे से हत्या कर दी तो पीछे वाला क्षेत्र जो है वो क्या हो गया कि इल्तुतमिश के अधिकार में आ गया। तो इल्तुतमिश ने ना ये दुर्ग ना अपने एक सेनापति को दे दिया था, लेकिन फिर कुछ समय बाद इसी दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया था किसने? बागभट्ट ने, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बागभट्ट फिर उसके बाद क्या होता है, गद्दी पर आकर बैठ जाता है। अब इसका शासनकाल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद है देखो मैंने कहा इल्तुतमिश चल रहा था, तो इधर इल्तुतमिश के बाद क्या आया था? रजिया। रजिया का आक्रमण इसी के ऊपर होता है, ध्यान रखना, बागभट्ट के काल में। और ये क्वेश्चन है ना, मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है ना। कि रजिया का आक्रमण रणथंबोर पर जब हुआ था तो उस समय रणथंबोर का शासक कौन था? बागभट्ट। कौन था भैया? बागभट्ट। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसमें लिख लेते हैं अपने, और यहाँ लिख लेते हैं कि इसी के शासनकाल में या इसी के काल में रजिया का असफल आक्रमण हुआ। रजिया का असफल क्या हुआ भैया? आक्रमण हुआ, असफल आक्रमण हुआ। रजिया ने 2 सेनापति भेजे थे भाई, ठीक है ना, बता देता हूँ कौन कौन से। रजिया का असफल आक्रमण हुआ और रजिया ने 2 सेनापति भेजे थे, वो कौन कौन से थे? तो रजिया ने एक तो भेजा था कुतुबुद्दीन और एक भेजा था गोरी। एक भेजा था गोरी। देखो कितनी बजी अजीब बात है ना, कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन और एक गोरी। ये देखो ये क्या है? रजिया के क्या है? सेनापति हैं।
और जबकि आप पीछे एक नाम पढ़ोगे कुतुब, इसीलिए क्या होता है इन चीजों को ज्यादा लिखना नहीं चाहिए, फिर आदमी पजल हो जाता है, गुरु और पीछे कुतुबुद्दीन आयो, रजा हो, गोरी वो क्यों हो गया, क्यों हो गया। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ ऐसी चीजों को क्या किया करो, रब किया करो, क्योंकि आपके लिए मेन मायने क्या रखती है, रजिया रखती है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम मलिक कुतुबुद्दीन था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो रजिया के काल के अंदर आक्रमण हुआ था, और गोरी का नाम गोरी नहीं था, हसन गोरी था। तो यहां से हम लोग तो पता कर लेते हैं कि नहीं ये वाला नहीं है, वो है, दूसरा है। बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, एक ही नाम को 4 बार सुनता है। अपने कहते हैं ना कि भी हाँ भाई वो व्यक्ति वो है, तो अपने किसो वो, अच्छा यार वो किसका कौन से वाला, उधर वाला, अरे वो नहीं दूसरा, तो वो बस ऐसे ही पजल होता है। तो इसलिए केवल आप किसकी तरफ फोकस रखो, रजिया की तरफ फोकस रखो आप, क्योंकि आपके लिए रजिया मायने रखती है, क्योंकि गुंडों में कौन गिरी हुई है, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना बात ही, ठीक है ना। और ये सच है, जिसने भी गाना बनाया ना उसने ऐसे ही नहीं बनाया। रजिया सुल्तान के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो पाओगे कि रजिया को डाकुओं ने घेर लिया था। तो डाकू क्या होते हैं, गुंडे ही तो होते हैं। लास्ट टाइम में रजिया की हत्या जो है वो डाकुओं के द्वारा ही की गई थी, ध्यान रखिएगा बात। वो घिर गई थी डाकुओं से, डाकू उसको लूट रहे थे, और उस जगह पर क्या हो गया था, रजिया की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, रजिया मारी गई थी। तो इसलिए उसने, लिखने वाले ने बिल्कुल सही रखा है कि रजिया किस में गिर गई है, डाकुओं में गिर गई है। डाकुओं को आज के वर्तमान के काल में क्या कहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो डाकू थोड़ी होते हैं, आज तो क्या होते हैं, गुंडे होते हैं। तो वो ठीक है, समझदार लेखक है वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना रजिया के काल में। और देखो एक शब्द और देखो यहाँ पर, ये कौन सा आक्रमण है, असफल। कौन सा आक्रमण है, असफल का मतलब रजिया सफल नहीं हो पाई। इसके अंदर बल्लन जो था, ये बाघभट्ट जो था, बाघभट्ट ने क्या किया, रजिया को क्या कर दिया, इस युद्ध के अंदर क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और उसकी सेना वापिस क्या हो गई, लौट गई। और फिर रजिया ने दोबारा क्या नहीं किया, प्रयास किया भी नहीं। उसका रीजन है क्योंकि रजिया का खुद का शासन ही क्या था, डगमगा रहा था। क्योंकि तुर्क सत्ता के अंदर एकमात्र महिला ऐसी थी जो सत्ता को क्या करके बैठी थी, अधिग्रहण करके बैठी थी। और तुर्क सत्ता ये मान ही नहीं सकती थी कि कोई महिला गद्दी पर बैठकर उनके ऊपर क्या चलाए, हुक्म चलाए। तो रजिया की सत्ता का विनाश होना, उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण था कि रजिया का क्या होना, एक महिला होना। अगर रजिया महिला नहीं होती और महिला की जगह पुरुष होती रजिया, तो आप ये मान के चलो कि उसकी सत्ता जो है वो काफी लंबे समय तक चलती, क्योंकि रजिया में वास्तविक रूप में अच्छे गुण थे शासन को चलाने वाले। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां के जितने भी अमीर थे, ठीक है ना, मतलब उनके दरबार के अंदर जितने भी मौलवी थे, ठीक है ना, जितने भी अमीर थे, उन लोगों ने उनका विरोध किया कि एक महिला जो है वो बिना बुर्के के आ रही है, बिना चीजों के आ रही है, वो युद्ध कर रही है, ऊपर से क्या है मतलब है ना, परिधान इस तरह के पहन रखे हैं, ऊपर से एक वाक्या तो और हो जाता है कि याकूत नाम के व्यक्ति से उसके प्रेम संबंधों का उजागर हो जाना, मतलब है ना, दिक्कत पैदा करता है। तो उन्होंने कहा इसको हटाओ। तो फिर सब के सब जो है ना वो रजिया को गद्दी से हटाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपको केवल एक बात याद रखनी होगी कि रजिया का एक ही बार आक्रमण हुआ था, और वो आक्रमण भी असफल हुआ था, और बाघभट्ट के शासनकाल के अंदर हुआ था। और बाघभट्ट के शासनकाल में उसके बाद दोबारा कभी भी कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो याद रखना, बाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से आने वाले सभी आक्रमणों को क्या कर दिया था, असफल कर दिया था। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि इससे पहले के राजाओं में कई राजा क्या हो गए हैं, दब गए हैं, कई हार भी गए हैं, लेकिन बाघभट्ट के काल के बाद ये राजा जो है वो दिल्ली की सत्ता से डरना क्या कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। तो इसलिए बाघभट्ट जो है वो इसके बाद का शासक माना जाता है। बाघभट्ट के बाद फिर नया शासक जो आता है वो आता है जेत्र सिंह। क्या आता है भाई, ये लीजिए, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह। और इस जेत्र सिंह को ही कई जगह पर जयसिम्हा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, जयसिम्हा। तो जेत्र सिंह या जयसिम्हा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, जेत्र सिंह और जयसिम्हा। इसका समय भी बता देता हूं मैं, क्योंकि इसका एक रीजन है। इसका समय कैसे पता लगता है वो थोड़ा बाद में बताता हूं मैं। तो इसका समय 1250 से लेके 1282 तक रहता है, ध्यान रखिएगा। 1250 से लेके 1282 तक जेत्र सिंह या जयसिम्हा। ठीक है भाई, चलिए। अब जेत्र सिंह या जयसिम्हा जो है वो क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट शासक क्यों है। देखिए 1250 से 1282 की बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर 1246 के अंदर ही, ये तो 50 है, दिल्ली सल्तनत के अंदर 1246 में ही रजिया सुल्तान के का शासनकाल जो है ना 1236 से 1240 तक ही रहता है। और रजिया के बाद है ना उसका भाई गद्दी पर आता है। लेकिन इस दौरान ये राजा मायने नहीं रखते, क्योंकि मैंने आपको क्रम में कौन से राजा का नाम लिखवाया था, नासिर महमूद का। नासिर महमूद 1246 में गद्दी पर आकर बैठता है। ये इल्तुतमिश का पोता होता है, ध्यान रखना है।
तो 1246 से लेकर 66 तक ये गद्दी पर रहता है। तो 1246 से 66 तक गद्दी पर रहता है, तो इसके समकालीन रणथंभौर का शासक कौन हो गया भैया? जेतर सिंह हो गया। तो याद रखना इसी के शासनकाल के अंदर, ठीक है ना, नासिर महमूद का क्या होता है भाई? दिल्ली से आक्रमण होता है। नासिर महमूद का असफल आक्रमण हुआ, असफल आक्रमण। जैसे रजिया का असफल आक्रमण था, इसका भी क्या था? असफल आक्रमण था, ठीक है ना, असफल आक्रमण हुआ। और तो और कई ग्रंथों में हमें एक चीज और पता लगती है कि इसने नासिर महमूद के आक्रमण को असफल तो किया, उसके साथ साथ इसी जैत्र सिंह ने या जयसिम्हा ने क्या किया? आसपास के राजाओं को भी पराजित किया, ठीक है ना, परमार राजाओं को पराजित किया, कच्छप राजाओं को पराजित किया, ठीक है ना, कश्यप जिसको बोलते हैं, उन राजाओं को भी पराजित किया, और पराजित कर उनसे क्या किया? कर भी क्या किया? वसूल किया। तो ये भी माना जाता है कि भी ये व्यक्ति जो है ये काफी ताकतवर राजा था, और 32 सालों तक इसके शासनकाल के अंदर भी जो आक्रमण हुए, उन सब आक्रमणों में दिल्ली सल्तनत क्या रही? फेल रही। और इस आदमी ने भी दिल्ली सल्तनत को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, याद रखिएगा। अब ये जो व्यक्ति है जिसका नाम नासिर महमूद का सफल आक्रमण हुआ, जिसका नाम जेत्र सिंह है, इस जेत्र सिंह की एक पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था हीरा देवी। क्या नाम था भाई? पत्नी थी जिसका नाम था हीरा देवी, ठीक है ना, हीरा देवी। इस हीरा देवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था एक जिसका नाम था हमीर देव चौहान। क्या नाम था? इसका मतलब इसी जेत्र सिंह का पुत्र है कौन? हमीर देव चौहान। लेकिन अब मैं जो बात बताने वाला हूं वो समझिएगा और उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जेत्र सिंह का हमीर देव चौहान तीसरे नंबर का बेटा था, ध्यान रखिएगा बात। लेकिन अपने बेटों के अंदर योग्य बेटा कौन था? हमीर देव चौहान था। इसीलिए जेत्र सिंह ने अपने तीसरे बेटे हमीर देव चौहान को गद्दी दी, पहले वाले दो बेटों को गद्दी नहीं दी, और हीरा देवी से गर्भ से उत्पन्न पुत्र था वो। अब हुआ ये कि जब जेत्र सिंह की मृत्यु 1200 कब हो गई भाई? 82 में। जेत्र सिंह की मृत्यु जब 1282 में हुई तो गद्दी फिर किसको प्राप्त हुई? 1282 में हमीर देव चौहान को। तो हमारा नया शासक हमीर देव चौहान आता है। तो लेकिन यहां पर नया शासक हमीर देव चौहान जरूर आएगा, लेकिन साथ साथ में एक बात आ जाएगी हाथों हाथ यहीं पर ही, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं क्या भाई? हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, ठीक है। और हमीर देव चौहान का समय जो हो जाएगा वो कब हो जाएगा? 1282 से लेकर 1301 तक, ठीक है, ये लीजिए 1282 से लेकर 1301 तक। अब इसके शासनकाल की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाएगी? इसके पिता मरे हैं, तो नो डाउट पिता मरे हैं तो पिता के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसी व्यक्ति ने अपने पिता की याद के अंदर छतरी बनवाई थी, और इसके पिता का नाम क्या था? जेत्र सिंह। इसीलिए रणथंभौर दुर्ग में जेत्र सिंह की छतरी बनवाने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है भाई? पत्नी है? समझा के आ रहा हूं मैं, दिमाग कहां चल रहा है आपका? कौन है? हमीर देव चौहान। तो याद रखिएगा, अपने पिता की याद में, अपने पिता की याद में, पिता की याद में, ठीक है ना, रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की क्या बनवाई भाई? छतरी बनवाई, ध्यान रखना। इसीलिए इस 32 खंभों की छतरी को क्या कहा जाता है? जेत्र सिंह की छतरी कहा जाता है। याद रखना ये सब क्या कहा जाता है भाई? अब जेत्र सिंह की छतरी, जेत्र सिंह की छतरी। और एक नाम आता है न्याय की छतरी। क्या कहा गया है? न्याय की छतरी क्यों कहा जाता है? जेत्र सिंह की तो समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि बनी ही किसकी है? जेत्र सिंह की है। क्योंकि हमीर देव चौहान जो है ना, जब गद्दी पर आकर बैठा ना, तो राजा महाराजा क्या हुआ करते थे? अपने दरबार लगाया करते थे और जनता से मिला करते थे। तो जनता से मिला करते थे, दरबार लगाया करते थे। तो क्या हुआ कि जो
जेत्र सिंह जो है ना, ये उसी छतरी के नीचे बैठकर जनता से मिला करता था और जनता के किसी भी चीज का हल किया करता था। कोई समस्याएं आई है उनको सोल्व किया करता था, कोई अगर विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो वहां पर न्याय दिया करता था, तो वहीं पर अपना सिंहासन लगाकर जनता से बातचीत किया करता था। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि ये बंदा यहाँ बैठ कर ही क्या करता है, न्याय करता है। तो इसीलिए उसी छतरी को बाद में किसके नाम से जाना जाने लगा, न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाने लगा। चलो एक कंफ्यूजन का पट आपके दिमाग से बाहर निकालता हूँ। हालांकि मैं कई बार आपको कहता हूँ कि मैं किसी सब्जेक्ट में टांग नहीं अड़ाता और मेरे को अड़ाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप केवल मेरे ज्ञान से लेकर इस चीज़ को यहीं तक रखो तब तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में है, आप पढ़ना है वो पढ़ते रहो। अगर आप तक सीमित रखो तब तो बताता हूँ मैं आपको, और आप किसी से जिद ना करो तो बोलो। आप कई बार रणथंभौर दुर्ग को पढ़ते हो तो आजकल की जो किताबें हैं ना, वो एक बात कहती हैं कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर 12वां शिवलिंग है, ऐसा बताया जाता है, 12वां ज्योतिर्लिंग है, ऐसा बताया जाता है। पढ़ना आप कभी, आपको पता लगेगा, आपको ये बात बताई जाती है, या बताएंगे या नोट्स या किताबें बता देंगी, बिल्कुल गलत है। भगवान शिव के जो इस पूरे भारत के अंदर 12 शिवलिंग है, उस शिवलिंगों में रणथंभौर दुर्ग का कोई शिवलिंग नहीं है, ध्यान रखना है, जो कि किसके अंदर माना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है। सच्चाई तो ये है कि एक क्षेत्र आता है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, उस महाराष्ट्र के उस क्षेत्र का नाम घृणेश्वर या घृणेश्वर ऐसे करके कुछ नाम आता है, ठीक है ना। तो उसको क्या है, महाराष्ट्र वाले से आप उसका संबंध किससे कर दिया है, रणथंभौर वाले से कर दिया है कि भी रणथंभौर में वो शिवलिंग है, नहीं है, ध्यान रखना है, वो महाराष्ट्र के अंदर उसकी ही मान्यता है। रणथंभौर में मेरे को लगता है कभी सुना भी नहीं होगा हमने तो, है ना, तो ये ध्यान रखना है, नहीं है वैसे, लेकिन चलो जो भी है वो बाद में आपको एक और कभी एक दिन आपको इसको प्रॉपर रूप से क्लियर करूंगा, आपको इसको पूरा बात पूरी बताऊंगा। हालांकि रणथंभौर में कुत्ते की छतरी जरूर है, रणथंभौर के अंदर कुत्ते की छतरी जरूर है। गुप्त गंगा जल प्रणाली भी है वहां पर, ध्यान रखना, गुप्त मतलब है ना जल प्रणाली है, जिसको गंगा प्रणाली या गुप्त जल प्रणाली के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। 7 क्षेत्र जो है ना, ये 7 पहाड़ियों में छिपा हुआ है। ये कितनी पहाड़ियों में छिपा हुआ है, 7 पहाड़ियों में, और वो पहाड़ियां भी अंडाकार है, ध्यान रखना है, कैसी है। तो इसीलिए क्या है, इस दुर्ग को दूर से देखा नहीं जा सकता। अपने कई बार होता है ना, जैसे मान लो कोई ऊंचाई पर टावर लगा हुआ है, तो अपने उस टावर को क्या कर लेंगे, देख लेंगे, वो देखो वो टावर दिखा है नहीं यार, हाँ क्या दिखा है यार, वो देखो ऊंचो भट्टा है, कितनी भी दूर पर हो लेकिन वो टावर दिखाई दे रहा है। ये दुर्ग बहुत ऊंचा है लेकिन फिर भी आपको दूर से क्या नहीं होता, क्योंकि वो अंडाकार पहाड़ियों में है। तो इसीलिए अबुल फजल ने जब अपना ग्रंथ लिखा तो उस ग्रंथ में अबुल फजल ने ये बात लिख दी कि भी सारे दुर्ग नग्न है। नग्न मतलब नंगी आंखों से जिसको देखा जा सकता है, कि भी दूर से भी दिख जाएगा, दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दुर्ग जो है ना, वो कपड़े पहने हुए हैं, और वो कपड़े क्या है, 7 पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और उन कपड़ों को आप बोलते हो बख्तर। बख्तर क्या होता है, सैन्य जब युद्ध करने के लिए सेनाएं जाया करती थी तो सेनाएं जो कवच पहना करती थी ना, उन्हें क्या कहा जाता था, बख्तर। सुना भी है ये नाम आपने, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, कहाँ सुना है आपने, ये नाम सुना है जैसलमेर के अंदर। घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लो का, जद पहुंचे जैसाण, ठीक है ना। तो वो बख्तरबंद क्या है, रणथंभौर वाले को कहा जाता है। और बख्त जो होता है ना, आपने ये भी सुना होगा, ठीक है ना, जालोर के दुर्ग के लिए भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए अलग अलग बातें बताई जाती हैं। रणथंभौर दुर्ग के लिए भी आपने एक लाइन सुनी होगी जो हम आगे पढ़ेंगे, क्या मैं ऐसे 10 दुर्ग भी मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, किसने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने किसको कहा और क्यों कहा, ठीक है ना। कह तो दिया दुर्ग के लिए कहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुर्ग के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस समय अमीरदेव चौहान का ही क्या था, शासन था। ये ध्यान रखिएगा बात। तो अपने इसको और थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसमें ध्यान रखना। चलो और एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ आपको, थोड़ा आप इसको नोट करना चाहो तो कर लेना, बाकी मेरे को लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे ही याद हो जाएगा। देखो राजस्थान के अंदर ज्यादातर 32 खंभों की छतरी 2 बताते हैं, 3 है, ध्यान रखना है, कितनी है, 3। मैं इससे पहले भी 2-4 बार कई टीचर्स से भी चर्चा कर चुका हूँ, उनको भी मैंने बताया कि ये वाली 32 खंभों की छतरी 3 जगह पर है, ध्यान रखना बात है। और 2 जगह का आंकड़ा सब दे देंगे। एक तो कौन सा आ गया, 32 खंभों की छतरी कौन सी, जेत्र सिंह की, जेत्र सिंह की छतरी जो कि 32 खंभों की रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। दूसरी याद रखना 32 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ है, मांडलगढ़ के अंदर। मांडलगढ़ के अंदर किसकी है, एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम क्या था, जगन्नाथ कछवाहा।
क्या नाम था भाई? जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ के अंदर छतरी है 32 खंभों की। दो होगी, तीसरी 32 खंभों की छतरी जो है सूरज कुंवरी नाम की रानी की है, जो सूरज कुंवरी रानी कछवा रानी हुआ करती थी। कछवा मतलब राजाओं की बेटी हुआ करती थी, लेकिन उसका विवाह जो है ना, उसका विवाह जो है वो जोधपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? और जोधपुर। इसीलिए इस सूरज कुंवरी की छतरी बनाई गई कहाँ पर है? जोधपुर में। ध्यान रखिएगा। तो सूरज कुंवरी की छतरी जो है वो जोधपुर में है। सूरज कुंवर बोल दो, सूरज कुंवरी बोल दो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 छतरियां 32 खंभों की है, जो कि एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, एक रणथंभौर के अंदर है, और एक आगे कहाँ पर है? जोधपुर में। हालांकि जोधपुर में ये जो सूरज कुंवरी की छतरी है, जोधपुर के अंदर क्या है, अब ये संख्या अलग अलग है। आप प्रत्यक्ष जाओगे तो आपको 46 छतरियां मिलेंगी एक जगह पर, आपको 40, लेकिन आपको किताबें क्या करेंगी? 49 छतरियां बताएंगी। जोधपुर के अंदर एक क्षेत्र है जिसके अंदर कहेंगे यहाँ पर कुल 49 छतरियां हैं। उन 49 छतरियों में सबसे बड़ी छतरी किसकी है? सूरज कुंवरी की। 40 है वो, कई किताबें 42 बता देती हैं। तो इन आंकड़ों में कभी नहीं जाना। मैं आपको हमेशा एक बात बताई, ये पजल करने वाले आंकड़े होते हैं। मेन चीज याद रखो कि सबसे कलात्मक, सबसे बड़ी किसकी है? बात खत्म है, सूरज कुंवरी की। कितने खंभों की? 32 खंभों की। उसके खंभे 32 हैं उसके अंदर, ध्यान रखना है। तो इसलिए 32 खंभों की छतरी बन गई, ठीक है ना। बाकी चलो, ये टॉपिक जो है मेरा नहीं है, मैं आप सर इसको और अच्छी तरह आपको बता देंगे। मैंने केवल ये 2 बातें बताई हैं। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। वो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपका, ठीक है। अब बात आती है कि 32 खंभों की छतरी जो है वो जत्र सिंह या न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। जिस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? ठीक है ना, हमीरदेव चौहान ने। तो ये याद रखना, हमीरदेव चौहान ने बनवाई थी ये छतरी, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, हमीरदेव चौहान के बारे में बात करें तो मैंने अभी बताया, माता का नाम इसका क्या है भाई? माता का नाम है हीरा देवी। क्या नाम है भाई? हीरा देवी। हीरा देवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था, और जेत्र सिंह का 3रे नंबर का पुत्र था। ध्यान रखना, हीरा देवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था, और जेत्र सिंह का कौन से नंबर का पुत्र था भैया? 3रे नंबर का पुत्र था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें अगर हम पढ़ें तो थोड़ा सा यूं भी पढ़ सकते हैं कि न्याय की छतरी। आपको न्याय का शब्द नाम सुनकर ही किसी और राजा का नाम आता है आपको? ऐसा कुछ न्याय के बारे में? न्याय को लेकर एक राजा बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है ना। ज्यादातर लोग क्या है, मुगल बादशाहों का नाम बता देंगे, नहीं, गलत बात है। न्याय को लेकर एक राजा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? आपने सुनी भी होंगी कहानियां, विक्रम और बेताल। न्याय के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है उसको, ये ध्यान रखना। लेकिन आज पता है क्या करेंगे? आज ना उनको तो याद ही नहीं करेंगे लोग, और ये कहेंगे हाँ न्याय, न्याय का नाम है ना जहांगीर, जहांगीर से जोड़ देंगे और कहेंगे कि जहांगीर ने क्या किया था? न्याय की जंजीर लगाई थी। हाँ बिल्कुल लगाई थी, लेकिन बाकी दूसरे राजाओं के बारे में भी तो बताओ ना कंप्लीट बात। जहांगीर की भी एक अच्छी बात थी, नो डाउट, अच्छी बात है, बताओ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर 2-3 बातें और साथ में ले लो। जहांगीर क्या था? जहांगीर है ना, जहां सोता था ना, उसका राजमहल था ना, उसके बाहर उसने एक सोने की जंजीर लगा रखी थी, घंटी लगा रखी थी वहां पर उसने। और उसने कहा था कि चाहे मैं रात्रि में सो रहा हूं, चाहे कुछ भी कर रहा हूं, चाहे कहीं भी हूं मैं, आपको जब भी कोई फरियाद लेके आनी है और आपको कोई दिक्कत है और कोई परेशानी है, तो आकर इस घंटी को क्या कर देना? बजा देना। उससे न्याय की जंजीर कहा जाता है। तो न्याय की जंजीर जो है वो किसने बनाई थी? जहांगीर ने। हालांकि जहांगीर जब गद्दी पर आया था ना, तो उसने 12 अध्यादेश जारी किए थे अपने शासनकाल में। जैसे ही वो गद्दी पर आता है, वो 12 घोषणाएं करता है, ठीक है ना। उन 12 घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि मैं न्याय की जंजीर लगाऊंगा। हालांकि इस न्याय की जंजीर का पहला कार्य करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने लगाया था, उसकी नकल की थी जहांगीर ने, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर क्या है, मुगल वंश के राजाओं को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, इसलिए उनको याद कर लिया जाता है। इल्तुतमिश ने किया था ऐसा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात आती है हमीरदेव के बारे में। तो हमीरदेव की कुछ और बातें बात करते हैं। तो यहाँ पर हमीरदेव का कुछ उपनाम पढ़ते हैं। नंबर 1 तो ये हमीरदेव को क्या करते हैं? उपनाम, या इसको किस मतलब नामों से जाना जाता है? तो हमीरदेव के उपनामों में एक नाम आता है 16 युद्धों का विजेता। ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है इसको? 16 युद्धों का विजेता। 16 युद्धों का विजेता। अब देखिए, मैंने यहां लिखा है 16 युद्धों का विजेता। यहां पर पता है क्या दिक्कत है? अब कई बच्चे किताब पढ़ रहे होंगे, कुछ चीजें देख रहे होंगे, तो उसमें क्या है, ये समझेंगे कि 16 युद्धों का विजेता है यार ये बंदा, जबकि किताबें कहती हैं कि इसने 17 युद्ध लड़े। तो बिल्कुल सही है, युद्ध तो 17 ही लड़े हैं, लेकिन देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है विजेता है। तो 17वें में मारा गया। जो कौन सा आक्रमण था 1301 वाला, तो युद्ध तो कितने लड़े हैं उसने। अब अगर कोई कहेगा हमीरदेव चौहान ने कितने युद्ध लड़े, तो 16 नहीं लड़े हैं,
युद्ध कितने लड़े हैं? 17 लड़े हैं, लेकिन विजेता कितनों का है? ऐसे ही क्या है हमारे है ना राजस्थान में एक राजा और है जिसको भी जाना जाता है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि 52 युद्धों का विजेता, मालदेव को कहा जाता है। ध्यान रखना है, किसको कहा जाता है? ठीक है ना, राव मालदेव जो कि जोधपुर के शासक हुआ करते थे, और इसी राव मालदेव का बेटा था राव चंद्रसेन। ध्यान रखना, जो आपके सिलेबस में डाला हुआ है, ठीक है ना, राव चंद्रसेन इसी मालदेव का बेटा था, और इसको 52 परगनों का या 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, क्योंकि इसके शासन काल के अंदर इसके 52 परगने थे, और ये माना जाता है कि उन 52 परगनों को इसने क्या किया था? युद्ध करके जीता था, इसलिए 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वापिस अपने उपनामों की तरफ। तो उपनामों में क्या है, इसको है ना, आपको पता है रणथंबोर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? रणथंबोर किस पहाड़ी पर बना हुआ है? बीटली। बीटली पहाड़ी के ऊपर। तो पागलों, गढ़ बीटली के हिसाब से जाना जाने वाला नाम कौन सा है? अजमेर। ठीक है ना। देखो इसके बारे में यह कहा जाता है कि रणथंबन नाम के व्यक्ति ने रणक घाटी के ऊपर इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका रणथंबन के आधार पर और रणथंबन घाटी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा क्या? रणथंबोर। लेकिन आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इसका एक नाम उसी के बेस पर पड़ा है, क्या? रणत भंवर का हरि राजा। रणत भंवर का हरि राजा, ये नाम कम सुना होगा आपने। ठीक है ना, रणत भंवर का हरि राजा अगर आ जाए तो याद रखना वो किसको कहोगे? हमीर देव चौहान को। रणत भंवर का हरि राजा। कई है ना यहाँ पर हरि राजा की जगह हटी राजा भी कर देते हैं, हटी राजा कर लो, वैसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका हट जो है वो मायने रखती है। रणत भंवर का हटी राजा करो, हरि नहीं, हटी राजा। रणत भंवर का हटी राजा। आप जानते हो ना हमीर देव चौहान की हट को लेकर, हमीर देव चौहान ने एक हट की थी, वो क्या की थी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बात कन्फर्म है, उस हट से है ना, गेट बंद कर लिया करो, उस हट से है ना सारे का सारा वंश इसका क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। किसका? हमीर देव चौहान का। इसीलिए है ना आगे जाकर है ना चंद्रशेखर के द्वारा एक रचित ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हट। क्या है? उसके अंदर एक लाइन आती है, क्या लाइन आती है जानते हो? उसमें लाइन ये आती है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंबोर दुर्ग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताता हूं आपको मैं, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जो मैंने कल भी एक बात बताई थी कई बच्चों को, और बात मेरी हुई थी। पता है क्या, आज तक है ना वो फैक्ट किसी ने नहीं पढ़ाया, बहुत कम मतलब किताबों में बताया जाता है, लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक में है वो फैक्ट कि अभी भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जिस तरह बेलपत्र पड़ा रहता है ना, ऐसे ही कौन सा दुर्ग जो है वो इस तरह से क्या है, मतलब ना संज्ञा के रूप में आता है, रणथंबोर दुर्ग। ध्यान रखना है, रणथंबोर दुर्ग को उस बेलपत्र के समान माना जाता है। ध्यान रखना है, रणथंबोर दुर्ग को चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है। चित्तौड़ बड़ा भाई है और रणथंबोर क्या है? छोटा भाई है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेलपत्र के समान माना जाता है रणथंबोर दुर्ग को। लेकिन चलो जो बात है आगे बात करें। हटी राजा, रणत भंवर का हटी राजा, 16 युद्धों का विजेता। ये दोनों के दोनों नाम किसके हैं? हमीर देव चौहान के हैं। अब ये बातें आ गई हमीर देव चौहान के उपनामों को लेकर। 17 युद्ध इसने जीते हैं हमीर देव चौहान ने। अब यहां पर दो बातें और लिख देता हूं कि इसके समकालीन सुल्तान कौन कौन से थे। ठीक है ना, क्या लिख लेते हैं? समकालीन सुल्तान। ठीक है ना, तो समकालीन सुल्तान। समकालीन सुल्तानों के अंदर दो राजाओं के नाम आएंगे, ध्यान रखना है। समकालीन सुल्तानों में दो राजाओं के नाम आएंगे, जिसमें एक नाम आएगा जलालुद्दीन और एक नाम आएगा अलाउद्दीन। एक नाम आएगा जलालुद्दीन और एक नाम आएगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। तो याद रखना इसके जितने भी युद्ध होंगे ना, वो युद्ध किन के साथ होंगे? इनके साथ होंगे। और एक और बात बता दूं, जलालुद्दीन ने भी रणथंबोर पर कितनी बार आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने भी कितनी बार किया? 2 बार। ध्यान रखना बात है, इसने भी 2 बार किया और इसने भी 2 बार किया। दूसरा, हमीर देव चौहान के गुरु का नाम भी लिख लीजिए, लिखना है तो हमीर देव चौहान के गुरु का नाम, ठीक है ना, और इसके दरबारी का नाम, ठीक है, और लिख लेते हैं इसकी पत्नी का नाम, ये लीजिए दरबारी का नाम, पत्नी का नाम और इसके पुत्री का नाम, ठीक है ना, ये लीजिए सारे नाम लिख लेते हैं एक साथ। ये लीजिए, हमीर देव के गुरु का नाम राघव सेन था,
ठीक है ना। इनके गुरु का नाम क्या था भैया? राघव सेन। इनके दरबारी का नाम था विजयादित्य या विजयादित्य। इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी या रंगा देवी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसकी पुत्री का नाम था पद्मला या पद्मा, जिसके नाम पर इसने तालाब का नाम रखा था। कुछ इतिहासकार इसको देवल देव के नाम से भी बुला देते हैं, याद रखना। पद्मा या पद्मा कर लो इसका नाम, चलो ये लो पद्मा। और इसी पद्मा को ही क्या कहा जाता है? देवल दे। और इसी के नाम के ऊपर अमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या किया था भाई? एक तालाब बनाया था, जिस तालाब के अंदर महिलाएं जो है वो जल जोहर करती हैं। उस तालाब का नाम अपनी बेटी के नाम पर ही रखा था उसने। तालाब का नाम था पद्मला तालाब, ठीक है। चलिए, अब ये बातें तो हो गई क्लियर इसके काल, इसके अंदर की भी कौन कौन से है। एक और इसने कोटि यजन यज्ञ भी करवाया था भाई। एक कोटि यजन यज्ञ, कोटि का मतलब होता है एक प्रकार से अपने कहते हैं ना करोड़, प्रकार भी होता है, ध्यान रखना कोटि का। तो कोटि यजन यज्ञ करवाया था, और उस कोटि यजन यज्ञ का जो पंडित था ना उसका नाम था विश्वरूप, ठीक है ना। तो यज्ञ का पंडित जो है यज्ञ करवाया, जो यज्ञ कौन सा है भाई? कोटि यजन यज्ञ। और इस यज्ञ का पुरोहित जो है वो था पंडित विश्वरूप, ठीक है ना। पंडित विश्वरूप, पंडित विश्वरूप जो है वो इस यज्ञ का क्या था? पंडित था, कोटि यज्ञ करने वाला था। इसी यज्ञ में क्या होता है कि राजा को बैठना पड़ता है, और राजा जब ये यज्ञ कर रहा होता है ना तो फिर उस समय उसको बोलना नहीं होता है, बिल्कुल भी मौन व्रत धारण करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो कि किसने किया हुआ था भाई? अमीरदेव चौहान ने, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इसने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े हैं? 17, लेकिन जीता कितना है? 16, ठीक है ना। 16 युद्धों का विजेता के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करें तो इसको और दूसरा नाम क्या दिया गया? रणत भंवर का हठी राजा। हठी राजा क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसने अपनी हट धारण करके रखी थी, जो कभी भी क्या नहीं की थी, इसने छोड़ी नहीं थी, चाहे इसका सारा राजवंश ही क्या हो गया? समाप्त हो गया हो। अब जब ये बंदा पहली बार गद्दी पर आकर बैठा तो यहां पर याद रखना कि शासन ग्रहण करते ही, ठीक है ना। या इतनी बड़ी लाइन काय को लिखनी है? ये लो सीधा, ठीक है ना। इसने कौन सी नीति अपनाई भाई? दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की क्या अपनाई? नीति। दिग्विजय की नीति क्या करी भाई? अपनाई। और दिग्विजय की नीति जब इंसान अपनाता तो मैंने आपको बताया था दिग्विजय का मतलब है चारों दिशाओं की तरफ अपनी विजय अभियान क्या करना? शुरू करना, चारों तरफ, और आसपास के राजाओं पर क्या कम कर देना? आक्रमण कर देना। तो जब इसने दिग्विजय की नीति को अपनाया तो इसने सबसे पहले याद रखिएगा भीमरस के शासक अर्जुन पर आक्रमण किया। ध्यान रखना, शासक अर्जुन पर क्या किया था? या अर्जुन को परास्त किया। भीमरस के शासक अर्जुन को क्या किया? हराया। अर्जुन को हराया, ध्यान रखिएगा, भीमरस के शासक अर्जुन को हराया था। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको थोड़ा सा। भीमरस के शासक अर्जुन को हराया। एक और बड़ी बात कि इसी व्यक्ति ने, ध्यान रखिएगा, अमीरदेव चौहान ने ही मेवाड़ के समर सिंह को भी हराया था। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के किसको हराया था? समर सिंह को भी हराया। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि आपको ये समझना होगा ये समर सिंह जो है ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये शासक, ये वो शासक है जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या वसूला था? टैक्स वसूला था अपने क्षेत्र के अंदर आने के कारण। समर सिंह को मैंने आपको कल परसों एक बात बताई थी कि राजस्थान के अंदर यदि हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर क्या है, मैंने आपको बताया ना कि भी हम लोग क्या है चीज़ों को है ना ये देखते हैं कि भी हाँ उसने है ना उस चीज़ से आक्रमण किया होगा, लेकिन मैंने राजाओं की एक ही नीति बताई थी। राजाओं की एक ही नीति होती है, और वो नीति क्या है? विस्तार, साम्राज्य का। उसे कोई लेना देना नहीं है। वो बात अलग है कि वो कहीं आक्रमण कर रहा है तो उस जगह पर उसे कोई ऐसी चीज़ भी दिख जाए कि भी हाँ ये भी मेरी होनी चाहिए भाई, तो नो डाउट उसके आक्रमण के अंदर फिर वो क्या है, जैसे अपने दाल बनी हुई है लेकिन उसमें तड़का और लग जाता है। अब मान लो अगर अलाउद्दीन को चित्तौड़ जीतना था तो चित्तौड़ इसलिए नहीं जीतना था कि पद्मनी है वहां पर, चित्तौड़ इसलिए जीतना था कि क्योंकि वो उसके क्या है, नीति का हिस्सा है। और नीति का हिस्सा क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, फिर आपको समझोगे आप।
मैंने जब पृथ्वीराज चौहान करवाया था तो याद है मैंने आपको आला और उदल के बारे में बताया था। आला उदल लड़ते हुए मारे गए थे, किस कारण से मारे गए थे? अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही राजस्थान के जितने भी राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए ना, उनका केवल एक ही कारण रहा है कि अपने क्षेत्र की रक्षा करना, मतलब अपने राजस्थान क्षेत्र की रक्षा करना। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये राजा नहीं होते ना तो शायद अपना विनाश तो बहुत पहले ही हो चुका होता। तो इसलिए आज वर्तमान में हम जातियों को लेकर क्या है, मतलब ना कटाक्ष करने लग गए हैं। तो किसी के किए हुए कार्यों को भी इंसान मानता नहीं है, ध्यान रखना बात है कि भी नहीं उसने ये कर दिया तो फिर हमारा किया है, कर दिया तो कर दिया, ना कर तो नहीं करता तो पता लगता हम होते भी नहीं हैं। लेकिन चलो ठीक है, इस विषय में वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें चली जाती हैं उनको केवल क्या किया जा सकता है, अनुमान है लगाया जा सकता है, उनका कोई मतलब ज़्यादा बातें नहीं आ सकती। मैंने आपको बताया था कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, आला और उदल के लिए बताया था कि बड़े लड़ैया महोबा वाले इनकी मार सही ना जाए, बड़े लड़ैया महोबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। ठीक है ना। तो ये उसी तरह से क्या था, इस क्षेत्र के राजस्थान के राजाओं के लिए भी कहा जाता है कि राजस्थान के भी राजा है ना, ये बड़े लड़ैया महोबा वाले नहीं, ये कहते हैं बड़े लड़ैये राजस्थान वाले। आप चेक करो, राजस्थान वाले भी कभी लड़ने से क्या नहीं है, डरे नहीं है। और यहाँ वाले राजाओं ने तो संख्या के अंदर बात करूं तो 50-50, 100 की संख्या ने 50-50 हजार के सैनिकों के साथ क्या की है, लड़ाई लड़ी है। जहां पर ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो उस युद्ध के अंदर क्या होंगे, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। जिस आत्मसम्मान की लड़ाई को वर्तमान में आज किसके नाम से जानते हो आप? केसरिया के नाम से जानते हो। ध्यान रखना, किसके नाम से जानते हो? और महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? जौहर के नाम से जानते हो। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। ये दोनों चीजें मिल जाए तो साका कहलाता है। अब पता है क्या है, मैं ये मानता हूं, मुझे नहीं पता क्या कोई क्या कहता है, लेकिन किताबों में अब जो चीजें प्रचलन में आ जाती हैं तो वो आ जाती हैं। लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है इतिहास का, ठीक है ना, बड़ा तो नहीं हूं लेकिन फिर भी इतना तो समझता हूं कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं होती है तो लोग ये कहते हैं कि वो अर्ध शाखा हो जाता है। नहीं, अर्ध शाखा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ध्यान रखना बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं महिलाओं ने जौहर नहीं किया और केसरिया हो गया और आप कहोगे अर्ध शाखा है ये, जैसे कि आप पढ़ते हो जैसलमेर का 2.5 शाखा, उसके अंदर एक शाखा है जिसके अंदर पुरुष क्या हो जाते हैं, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, महिलाएं नहीं होती है। तो ऐसे अनेक युद्ध हैं और अर्ध शाखाओं की क्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, जिसमें पुरुष मारे गए और महिलाओं ने क्या नहीं किया, जोर किया नहीं। अगर इस तरह की बातें करूं तो कोई ना कोई हर युद्ध जो है वो अपने आप में अर्ध शाखा कहलाएगा फिर। इसलिए अर्ध शाखा नाम की कोई चीज नहीं होती है, जो होता है वो केवल क्या होता है, शाखा की। ये दोनों चीजें हैं तो हैं, नहीं तो नहीं है, बात ही खत्म है। ठीक है ना। जैसे कि आपकी परीक्षा में पहला पेपर पास करने पर ही मायने नहीं रखता है, दूसरा पेपर भी क्या पास करना पड़ता है, या दूसरे पेपर में ही नंबर आने पर मायने नहीं रखता है, पहला पेपर भी पास करना पड़ता है। तो जॉब वही लगेगा जो दोनों पेपरों को पास करेगा। वैसे ही दोनों चीजें घटित होंगी तो ही शाखा होगा, वरना शाखा नहीं होगा। लेकिन अब अपने ने अर्ध शाखा वाली नई ट्यूनिंग चला दी है यहाँ पर। जैसलमेर का 2.5 शाखा, और 2.5 शाखा तो ठीक है, वो अर्ध शाखा कहाँ हुआ जब शाखे का अर्थ ही नहीं हुआ वहां तो, ठीक है ना। तो वही रीजन है जिसके कारण ऐसा एक ट्रेंड चल गया है। हालांकि ये वही बात कि ये टीचर्स थोड़ी करवा रहे हैं, तो किताबों में पीछे जो बताया उनको उसी आधार पर ये क्या है चलता जा रहा है। तो अर्ध शाखा नाम की कोई चीज होती नहीं है, जो होता है वो केवल क्या होता है, शाखा ही होता है। एक चीज है। दूसरी बात, ठीक है, यहां पर मैं आपको शाखा बताऊंगा तो शाखे के भी अलग अलग प्रकार नजर आएंगे। पहली बात तो याद रखिएगा, शाखा होता ही क्या है, शाखे के अंदर याद रखिएगा अग्नि जोहर होता है ना, तभी जोहर होता है, वरना वो जोहर होता ही नहीं है। अगर महिलाएं बिल्डिंग से कूद के मर के जाएं, महिलाएं पानी में कूद के मर जाएं, तो वो जोहर नहीं है। जोहर का मतलब ही क्या है, जोहर का मतलब है अग्नि स्नान। क्या है, अग्नि स्नान। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना कि ये चीजें पहले प्रचलित हो चुकी हैं, इसलिए उनको क्या है मतलब ना आगे बढ़ाया जा रहा है। तो केवल आपको चीजें रट्टा नहीं मारनी है, थोड़ी सी बौद्धिक जानकारी भी लेनी है। बाकी चीजें तो पढ़नी यही पड़ेंगी जो देने वाला है कि 1301 का शाखा, 1301 का शाखे में क्या हुआ, जल जोर हुआ, महिलाएं जल के अंदर मरी, तो उसे शाखा माना ही जा रहा है। तो वो लेकिन बौद्धिक जानकारी के रूप में याद रखना, जोहर हमेशा अग्नि का होता है, ठीक है ना। कभी पानी या बिल्डिंग से कूद कर या जहर खाने से नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसका एक रीजन है, क्योंकि अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी जब आक्रमण करते थे ना, तो उनका जोहर करने का एक ही रीजन था कि उनका लाश का इतना सा हिस्सा भी उनके हाथ रहने लगे। मरने के बाद पानी में डूबकर मर गए तो लाश ऊपर आ गई, शरीर उनके हाथ में आ ही गया ना। जहर खा के मर गए तो शरीर उनके हाथ में आ ही गया ना।
और आपको पता है कि इतने लंबे समय से युद्ध करते हुए 12-12, 13-13 साल हो गए इनको युद्ध करते हुए, अपने क्षेत्रों के बाहर से आए हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी मानसिकता उत्पन्न हो गई है कि उनके लिए मरा आदमी और जिंदा आदमी कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए उनका अगर आपके शरीर के साथ मरने के बाद भी दुर्व्यवहार हो रहा है ना, तो वो भी आपके लिए क्या एक अपमानजनक बात है। इसलिए महिलाएं जो है ना, महिलाओं ने अगर जोहर किया है अग्नि में और जिसके अंदर उनकी केवल राख मिली है, तो माना गया है वो जोहर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नारीत्व का, अपने मतलब है ना आत्मसम्मान की पूर्ण रक्षा करी, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला और वो हाथ मलते रह गए। इसीलिए आपको एक चीज बड़ी अजीब लगेगी कि चित्तौड़ का जब साका हुआ ना, तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़ का 1301 का साका सबसे बड़ा माना जाता है। और इसीलिए जब आप उस साके के अंदर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में गया ना, तो चित्तौड़ में जाने के बाद वहां राख थी, लेकिन उस राख के अंदर से गहने निकले, क्योंकि महिलाएं संपूर्ण तैयार होकर उस अग्नि के अंदर कूदी थी। तो जब उन्होंने गहने निकले ना, तो 74 मन सोना उसको क्या हुआ था, वहां से प्राप्त हुआ था। अब आप आइडिया लगा लो महिलाएं कितनी कूदी होंगी उसके अंदर, आप ये सोच के देखो, अभी राख मिली थी उनको वहां पर। तो इसीलिए साके का, मुझे लगता है साके का अर्थ केवल क्या है, अग्नि स्नान है। और एक साइड में पुरुषों का क्या कर लेना, अपने शौर्य को दिखाते हुए अपना क्या कर देना, बलिदान कर देना। ठीक है, जैसा कि आज वर्तमान में, आज आप देखो, आप दशहरा है आज, और सभी को, आपको सबसे पहले तो दशहरे की शुभकामनाएं। और हमारे दिमाग में एक चलन है कि दशहरा जो है वो किस लिए बनाया जाता है, भगवान श्री राम ने रावण का क्या किया, वध किया। बिल्कुल, इसके पीछे एक कहानी और आ जाती है, शायद सुनी हो, ठीक है ना। इसके पीछे एक कहानी ये भी आती है कि भगवान श्री राम जो थे ना, क्या थे कि भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, लेकिन रावण हार नहीं रहा था। रावण के पास दैवीय शक्तियां थी और रावण हार नहीं रहा था। तो किसी ने भगवान श्री राम को यह बताया कि यदि आप देवी की पूजा करते हो और 9 देवियां हैं, 9 दिन लगातार पूजा करते हो, तो देवी आपसे प्रसन्न होकर आपको शक्ति प्रदान करेगी। और शक्ति की देवी के रूप में हम किसको पूजते हैं, काली माता को। और ये बंगाल की रामायण की तरफ से ये बातें आती है। 2 तरह की रामायण चलती है, एक बंगाल की तरफ की रामायण चलती है जिसमें शक्ति की पूजा के रूप में, और एक वाल्मीकि जी वाली रामायण चलती है। तो यहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने फिर इन 9 दिनों में, आप एक चीज देखो, ये नवरात्रे तो इतने मायने ही नहीं रखते जितने नवरात्रे किसके मायने हैं, चैत्र के नवरात्रे। आश्विन के नवरात्रे मायने नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, चैत्र के नवरात्रे मायने रखते हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि इन्हीं नवरात्रों के बाद जो 9वें दिन के बाद 10वां दिन आता है ना, उस दिन भगवान श्री राम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वही रियलिटी में क्या है, रामनवमी है। ये रामनवमी नहीं है, कई लोगों को यही नहीं पता, कई लोग ये बोल देते हैं रामनवमी है, ये रामनवमी नहीं है। आगे जो आएगा वो विजयदशमी है, लेकिन ये रामनवमी नहीं है। ये केवल क्या है, बंगाल की तरफ से है। हुआ ये कि उन्होंने है ना देवियों की पूजा करनी शुरू की भाई। अब क्या हुआ, 9वां दिन आया, जिस दिन अपने आज लोग, आप लोग उद्यापन करते हो, जिसको आप बोलते हो, है ना, कंजे के बुलाकर उनको, है ना। तो वैसे उन देवियों को मतलब है ना क्या है, फूल चढ़ाने की बात आई, तो उनको नीलकमल चढ़ाना था। जैसे एक माला में टोटल कितने मोती होते हैं, 108, तो 108 जो मोती है ना, 108 जो नीलकमल है ना, वो चढ़ाने थे उनको। तो यहाँ क्या हुआ कि 108 के अंदर रावण क्या करता है, अपनी देवीय शक्ति से और मायावी शक्ति से एक कमल का फूल जो है, एक मतलब जो नीलकमल है वो कम कर देता है, 107 रह जाते हैं। तो अब वो भगवान श्री राम जो है वो पूजा करने लगते हैं और एक एक नीलकमल चढ़ा रहे होते हैं। 9 देवियों की पूजा कर शक्ति की क्या होते हैं, मतलब है ना, उस रूप को लेना चाहते हैं और उस रूप से अपनी शक्ति प्रदान करना चाहते हैं कि भी शक्ति उन्हें मिल जाए और रावण को वो पराजित कर दे। तो क्या होता है कि जैसे चढ़ाते हैं तो वो 107 और 107 उनके पास होता रहा, 8वां वहां से गायब हुआ होता है। अब दिक्कत ये है कि पूजा तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पूजा तो क्या हो जाएगी, मतलब है ना, पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भगवान श्री राम को फिर उस समय ये याद आता है कि उनकी माता जो है ना, वो उनके नेत्रों की प्रशंसा करती थी और नेत्रों की प्रशंसा करते हुए उसे विजयलोचन कहा करती थी, जो नील कमल के समान थे। तो उन्होंने लगा कि यार चल कोई बात नहीं, एक कम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फूलों के समान मेरे नेत्र भी तो हैं, तो मैं मेरा नेत्र भी चढ़ा सकता हूँ। तो भगवान श्री राम ने अपना एक बाण निकाला और बाण निकालकर अपना नेत्र जो है वो देवी को अर्पित करने लगे। तो इतने में जो देवी है, शक्ति की जो देवी है, वो आती हैं और फिर वो भगवान श्री राम को क्या करती हैं, ठीक है ना, शक्ति प्रदान करती हैं, उनको वरदान देती हैं। और इसीलिए देखो, इस 9वीं के दिन भगवान श्री राम की वो पूजा सफल होती है 9 देवियों की, और 10वीं के दिन वो किसका अंत कर देते हैं, रावण का अंत कर देते हैं। इसीलिए विजयदशमी मनाई जाती है, ध्यान रखना है। तो अलग अलग प्रचलन है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं, जिनमें चीजें जो हैं वो क्या है, इस तरह मतलब आ जाती हैं। चलिए, मेवाड़ के समर सिंह को भी पराजित किया था, ध्यान रखना, किसने, इसने अमीर देव चौहान ने।
अब मैं आपको है ना, अब मैं आपको क्या ना राजस्थान के मैप के बेस पर है ना कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। मेरे को गुस्सा नहीं आता है, चिंता मत करो, लेकिन जब आता है ना तो फिर थोड़ा संभालने वाला भी आप ही हो जाना, क्योंकि कारक भी आप हो, तो फिर क्या है मतलब है ना, सहार करता भी आप ही रहोगे, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाते वक्त ना थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। चलो देखो, राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो आपको पता है राजस्थान की आकृति जो है वो क्या है, पतंगाकार है, इस तरह मान लो आप, नॉर्मल बातें मान लो आप। और दिल्ली जो है वो कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। अब आप एक चीज देखो, पता है क्या, मैं ये मानता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के सारे आक्रमण जो है ना, आज आपको जो बताने वाला हूं ना, कहते हैं ना कि क्या भी दुर्गों में या किसी चीज में हिस्ट्री आ जाती है, आती जरूर है, लेकिन वो वैसे नहीं आती है जैसे हिस्ट्री होती है। तो आपको मैं अब जो चीज बताने वाला हूं ना, वो आप ये समझना कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण हुए ना, उन आक्रमणों का एक ही कारण है, और वो कारण अब बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है और समझ लेना ये कारण क्या है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली में थी, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर आता है, ध्यान रखना है। कब आता है? 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठता है, तो उसके पास उसका विजन बहुत बड़ा था, लेकिन दिक्कत था सेना कम थी। सेना बड़ी कर सकता था, लेकिन राजकोष क्या था, समाप्त था, राजकोष में पैसा नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग काम किया कि मुझे सबसे पहले धन लेना चाहिए, धन आ जाएगा ना तो सेना अपने आप बन जाएगी, और धन आ जाएगा तो सेना अपने आप बन जाएगी, तो अपने आप क्या बन जाएगा, साम्राज्य अपने आप बन जाएगा, सल्तनत अपने आप बन जाएगी। क्योंकि सेना कोई बैठी बैठी खाएगी तो नहीं, काम भी तो करेगी ना, और काम करेगी तो सेना का काम क्या है, युद्ध करना। युद्ध करेगी तो दूसरे क्षेत्र क्या होंगे, अधिकार में आएंगे, दूसरे क्षेत्र अधिकार में आएंगे तो वहां से टैक्स आना शुरू होगा, सेना और बढ़ेगी और साम्राज्य बढ़ेगा। और तो भाई साहब अब अलाउद्दीन को किसी ने बताया कि भाई साहब सेना के बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कहाँ है, भाई साहब इस स्टेट में है, इस जगह पर है। उसने कहा भाई साहब यहाँ है क्या, ये तो बता दो। तो इन्होंने कहा यहाँ पर भाई साहब सबसे खतरनाक चीज है भगवान शिव, ठीक है ना। और भगवान शिव के उसी मंदिर के अंदर सबसे ज्यादा क्या चढ़ता है, सोना, जिसको गजनवी लूट के भी लेके गया था। अलाउद्दीन को लगा हो ये वही है क्या जो हाथियों के ऊपर लाद लाद के सोना लेके गया था, हीरे जवाहरात लेके गया था, और तेरी इसको जीतना है। अब दिक्कत यह, दिल्ली से सीधा तो कूद के आएगा नहीं, कोई फ्लाइट तो है नहीं कि एयर इंडिया की फ्लाइट है और वहां से जहाज चढ़ा और जहाज से सेना लेकर सीधे कहाँ आ गया, गुजरात आ गया। तो बीच में तो क्या आता है, राजपुताना। अब राजपुताना आया तो क्या हुआ कि इसने है ना इस दिल्ली से अपनी एक बहुत बड़ी सेना भेजी थी गुजरात विजय के लिए, याद रखना किसके लिए। और यही गुजरात विजय इस राजस्थान के ऊपर प्रत्येक दुर्ग पर आक्रमण करने का क्या बनी है, कारण बनी है। प्रत्येक दुर्ग पर आक्रमण करने का कारण ये गुजरात विजय बनी है, ध्यान रखना है। अब कैसे, इस गुजरात का जो पूरा एरिया है, यूं मान के चलिए ये गुजरात का जो पूरा एरिया है, इसको जीतने के लिए वो एक सेना भेजता है। उस सेना के अंदर वो क्या करता है, अपने सेनापति भेजता है, जिन सेनापतियों में एक सेनापति होता है नुसरत खां, और एक होता है उलुग खां, और एक होता है अल्प खां। ये भाई सेनापति भेजता है वो, और कहता जाओ जाकर गुजरात लूट के लाओ। ठीक है साहब। सेना आती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है, भिड़ते ही है ना, यूं समझो, इसको यूं लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है ना, ये लो, सेना प्रवेश करती है। तो यहां क्या होता है कि ये जो सेना है ना, ये सबसे पहले तो क्या होती है, इधर क्या है, सवाई माधोपुर रणथंभौर, इधर क्या है, इधर वाली साइड चित्तौड़, और इधर क्या है, ठीक है ना, ये जालोर, और ये क्या है, सिवाना, और यहाँ क्या है, जैसलमेर। अब समझना आप, अब ये नुसरत खां, उल्लुग खां और अल्प खां क्या है, जब ऐसे आते हैं ना, तो आते 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 अपनी सेना लेकर जब आ रहे होते हैं, तो भाई साहब क्या होता है, ऐसे सेना लेकर आ रहे होते हैं, तो आते आते राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते ही यहाँ पर जालोर वाला, जालोर के अंदर एक राजा होता है जिसका नाम होता है कान्नड़ देव। गुजरात का उस समय राजा होता है राजा बाघेल कर्ण, गुजरात का राजा है राजा बाघेल कर्ण। इसके ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब क्या है कि यहाँ का जो राजा होता है जालोर का, उसका नाम होता है कान्नड़ देव। क्या नाम होता है? और इसी सिवाना के अंदर एक राजा बैठा होता है जिसका नाम होता है सातल देव। क्या होता है? सातल देव। और इस जैसलमेर के अंदर एक राजा बैठा होता है जिसका नाम होता है मूलराज। क्या नाम होता है? मूलराज। अलाउद्दीन खिलजी अपने इन सारे के सारे सेनापतियों को लेके भेजता है, तू जा यार, और तू जाकर क्या कर, गुजरात के अंदर अभियान कर और खूब धन लेके आ। तो ये है ना, यहाँ पर जालोर की सीमा पर आते हैं, जालोर की सीमा पर आते हैं। तो कान्नड़ देव शासक होता है कि हाँ
कहाँ चले आ रहे मुँह चक्के? उन्होंने कहा साहब हमें गुजरात जाना, तो फिर जाना है तो क्या बालाजी का बाड़ा थोड़ी है, आए और गए, सेना लेके आ रहा है तो इतनी सारी, इस सेना के घोड़ों के टापों से हमारी फसलें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और उस समय मेवाड़ का राजा भी था यहाँ पर, समर सिंह, ये वाला, ये मेवाड़ का राजा था समर सिंह, ठीक है ना। कौन था भाई? समर सिंह। तो उसने कहा टैक्स दे, उसने कहा टैक्स टूक्स तो नहीं देंगे हम, नहीं देंगे तो फिर रास्ता नहीं है। ये बंदा क्या करता है, इधर मेवाड़ आ जाता है, सोचता कि चल अपने मेवाड़ से निकल लेंगे। मेवाड़ का राजा कौन है? समर सिंह। समर सिंह के पास आके कहते हैं कि जगह चाहिए। समर सिंह ने कैसे कैसे, उधर टैक्स नहीं दिया, इधर देना पड़ेगा, यहाँ टोल नाका है, यहाँ मेवाड़ का टोल नाका, वहाँ पर जालोर का टोल नाका है, ठीक है ना। गुजरात में जाने से पहले क्या देना पड़ेगा? चुंगी देनी पड़ेगी। उसने कहा ये क्या बड़ा है? उनको लगा कि यार मतलब है ना, ऐसे जा नहीं सकते, अपने इधर उधर ही लेते जाएंगे, एक बार धन दे दो इसको। समर सिंह को टैक्स देते हैं, और टैक्स देकर ये गुजरात के अंदर क्या कर देते हैं, एंटर, गुजरात में एंटर कर गुजरात को लूटते हैं, सोमनाथ के मंदिर को लूट लेते हैं, लूट कर सोमनाथ के मंदिर का जो शिवलिंग है वो तोड़ देते हैं, तोड़कर उसके 5 टुकड़े अपने धन के अंदर डाल लेते हैं। अब इनको ये लगता है कि दोबारा जाएंगे तो फिर टैक्स वसूलेगा समर सिंह। अब ये क्या होता है कि इधर जो कान्नड़ देव है ना, कान्नड़ देव क्या करता है, अपने 2 मंत्रियों को इनके पीछे लगा देता है कि यार ये जा कहाँ रहे हैं, इनको पता करो यार, ठीक है ना, ये गुजरात का धन धुन लूटने जा रहे हैं तो इनको आना अपने जाने नहीं देंगे। तो कान्नड़ देव क्या करता है, इनके पीछे लगाता है। अब इनको पता लग जाता है कि इन्होंने धन धुन लूट लिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन 3 सेनापतियों के अलावा 2 सेनापति और नए जुड़े हुए होते हैं, जिनमें एक सेनापति होता है मंगोल मोहम्मद शाह। कौन होता है? मंगोल मोहम्मद शाह, या मीर मोहम्मद शाह भी बोल देते हैं इसको। और एक होता है कहबरू। कौन होता है? कहबरू। अब ये दोनों के दोनों बेटे दिमाग चलाते हैं और ये कहते हैं कि सुन यार धन बहुत आ गया। अब ये बेटे ना तो इधर से ये जाने देने हैं राजपूत राजा, ना उधर से वो जाना दे रहा, ना उधर से वो जाना, ये सारा एरिया ब्लॉक है और अपने को जाने के लिए यही मार्ग चाहिए, दूसरा मार्ग नहीं है अपने पास, सीधा सीधा आराम से जाएंगे, ऐसे घूम के कहाँ जाएं। और उस समय आगरा जैसा कोई क्षेत्र नहीं हुआ करता था, क्योंकि आगरा बसाया किसने? सिकंदर लोधी ने। किसने बसाया? सिकंदर लोधी। तो राजवंशी नहीं आया, अभी तो खिलजी वंश चल रहा है। तो उन्होंने कहा यार तो बहुत लंबा पड़ेगा यार, ये इधर से निकल लेते हैं अपने सीधा। तो इधर क्या हुआ, इन दोनों के दिमाग में एक बात आई कि यार ये इधर उधर जा रहे हैं, धन किसके हाथ में आएगा? तो उसने कहा धन तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आएगा, क्योंकि उस समय क्या था, एक नियम बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत में एक नियम था, एक है ना टैक्स वसूला जाता था। उस टैक्स के अंदर 1/5 हिस्सा, जिसको खम्स बोलते थे, टैक्स को क्या बोलते थे, समझना इस चीज को। खम्स का मतलब होता था लूट का माल। क्या होता था? इस खम्स के अंदर राज्य का हिस्सा जो है ना वो तो होता था 1/5, और जो लूट कर लेके आता था उसका हिस्सा होता था 4/। इस अलाउद्दीन खिलजी ने बेटे ने उल्टा कर दिया कि राज्य का हिस्सा जो है वो क्या है 4/5, जो लूटेगा उसका हिस्सा क्या है 1/5। तो इन्होंने कहा यार अपने हिस्से में तो कुछ आएगा ही नहीं यार। तो इधर क्या हुआ, मंगोल मोहम्मद शाह और कैबरू ने बेटे ने क्या किया, रातों रात ये सो रहे थे और इन्होंने इसी जगह पर वो सारे का सारा धन क्या कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। और अपने हाथ में लेके ये यहां से निकलते हुए किधर आ गए, रणथंभौर और अमीरदेव चौहान के पास आगे शरण ले ली इन्होंने। अब ये फंस गए यहां पर। अब ये इधर से जाने लगे तो कान्नड़ देव जाने ना दे, इधर से जाने लगे तो सातल देव ना जाने दे, उधर से जाने ना दे वो ना जाने दे। ये धक्के धुक्के खा खू के पैसा पूसा दे दा के दिल्ली पहुंचे भाई साहब वापिस। और दिल्ली पहुंचे और ये सारी व्यथा जो है उसने किसको सुना दी, अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन ने कहा हाँ धन कहाँ है, इतने लंबे टाइम के बाद आए हो, कुछ तो लाए होंगे। उसने कहा महाराज क्या लाए, कुछ नहीं लाए, ठीक है ना, जो था वो भी क्या हो गया, लग गया। तो कैसे, कैसा आप पहले गए तो मेवाड़ वाला राजा जो है वो समर सिंह, उसने हमें क्या है रोक लिया, उसने हमसे क्या है पैसे की डिमांड कर ली। फिर उधर गए तो जालोर वाले ने रास्ता नहीं दिया, जालोर वाले ने हम पर आक्रमण कर दिया। सिवाना वाला जो है उसका खास था, उसने भी हमें रास्ता नहीं दिया, ठीक है ना। अच्छा, अलाउद्दीन ने कहा फिर ठीक है तो फिर करो सेना तैयार, और सबको एक के साथ ही क्या करेंगे, सिस्टम में बिठाएंगे। और आप देखो ये सिस्टम सब में ऐसे ही बैठा। 1303 चित्तौड़ कब है, 1303। उसके बाद बात करें तो चित्तौड़ 1303 हो गया। फिर उसके बाद जालोर की बात करें तो 1311, सिवाना 1308, और मूलराज वाली बात करें तो 1312। 1300 ये सारी लाइन में लगे हैं देखो एक साथ ही, और लाइन में ही इनको ठोका है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन भाई साहब ये सारे के सारे जो लाइन में लगे हैं ना, इन्हीं सारे के सारी चीजों को क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। ये सारे साका इस रीजन से हुए हैं, इस गुजरात के अभियान के कारण, क्योंकि सेना यहां से लड़खड़ाती हुई दिल्ली गई थी।
और अलाउद्दीन ने कहा था कि रुक जाओ, फिर आप इनको बताते हैं। और इस पूरे राजस्थान से फिर अब आप कहोगे सर फिर इसमें रणथंभौर का क्या रोल है जी? रणथंभौर वाले ने तो कोई दुश्मनी नहीं ली, उसने दुश्मनी नहीं ली, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा इनको तो बाद में ठोकेंगे, पहले सबसे पहले संपर्क साधो किसके साथ? रणथंभौर वाले के साथ का। क्यों? क्योंकि दो गद्दार जो हैं जिन्होंने मेरे से गद्दारी की है, पहले उनको लेके आओ। तो उसने एक पत्र लिखा रणथंभौर वाले अमीरदेव चौहान को, और उसको कहा देख तेरे पास मेरे दो गद्दार सेनापति आए हैं, या तो तू इनको मार दे, तेरी मेरी दोस्ती कंप्लीट, या फिर तू एक काम कर इनको हमें सौंप दे, तू नहीं मार सकता तो भी तेरी मेरी दोस्ती कंप्लीट। और अगर तू इन्हें ना मारेगा और ना हमें सौंपेगा और तू इनको शरण देगा तो फिर तेरी मेरी दुश्मनी क्या स्टार्ट, वो कंप्लीट नहीं। और अमीरदेव चौहान जो है ना, अपने राजपूत राजाओं में आप जानते हो अपने राजपूताने की एक परंपरा रही है, क्या अतिथि देवो भव है, हिंदुस्तान की परंपरा है ये। और अतिथि देवो भव का मतलब यह है कि अतिथि किसके समान? देवता के समान। अरे अपने तो फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है, ठीक है ना। किंग ऑफ सरदार है क्या, वो कौन सी फिल्म है, अजय देवगन वाली, है ना। उसके अंदर वो बेटा है ना उन्हीं के घर में आ जाता है, उन्हीं का दुश्मन है, सन ऑफ सरदार, है ना। सन ऑफ सरदार में अब वो जो उनके घर में रहता ना तब तक उसको नहीं मारते, वो गए ठा ये 12 पैर राखते कूट कूट का मार दिया गए, ठीक है नहीं, वो घरों बार ही गूंज जाए, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है हिंदुस्तान की, ठीक है ना। ये परंपरा रही है हिंदुस्तान की कि भी नहीं यार कोई घर में अतिथि नहीं, दुश्मन भी आ गया ना तो एक बार उसके साथ क्या करेंगे, अतिथि वाला व्यवहार करेंगे। तो यहाँ तो करना ही था। उसने कहा नहीं भाई देख ये हमारे पास शरण लेने आया, हम नहीं इनको देने वाले। उसने अलाउद्दीन ने कहा देख ले इनको तो बाद में देखूंगा, सबसे पहले तेरे को देखूंगा क्योंकि तू दिल्ली के सबसे क्या है नजदीक है। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है फिर आ रहा हूँ। अमीर देव ने कहा आजा देखी जाएगी। और अलाउद्दीन ने अपने बचे हुए 2 सेनापति भेजे यहाँ पर, कौन? नुसरत खां और उलूग खां। इसीलिए रणथंभौर अभियान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के कौन से 2 सेनापति थे? नुसरत खां और उलूग खां। हालांकि एक और बात बताता हूं, जब इन्होंने गुजरात में, याद आ गई मुझे बात, जब इन्होंने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा, तोड़फोड़ की, तो इसका कारण आगे भी पढ़ेंगे हम जालोर में। तो यहां पर क्या हुआ कि ना बाजार लगता था दासों का गुजरात के अंदर। तो क्या हुआ, ये नुसरत खां ना उस बाजार के अंदर चला गया भाई साहब। अब उस बाजार में गया तो वहां पर एक बड़ा सुंदर दास बिक रहा था और उस दास की कीमत थी 1000 दिनार। कितनी थी? 1000 दिनार, ठीक है ना। और क्या था, वो दास 1000 दिनार का था और वो बड़ा सुंदर था। तो नुसरत खां को लगा कि अलाउद्दीन की इसमें रुचि हो सकती है यार, ठीक है ना, समझ जाओगे कोई बात नहीं। अलाउद्दीन को ये बंदा यार क्या लगेगा, अच्छा लगेगा यार। तो अलाउद्दीन के लिए इस दास को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो उन्होंने बेटे ने क्या किया, उस दास को 1000 रुपये में खरीद लिया। बाद में पता लगा वो दास तो हिजड़ा है। क्या है? जिसका नाम मलिक काफूर था। क्या नाम था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर नाम था उसका। अब भाई साहब इस मलिक काफूर को लेके गए 1000 दिनार के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी के पास केवल यही गया, बाकी पैसा तो गया ही नहीं, क्योंकि बाकी पैसा तो लूट कर कहां गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चलो कुछ तो लाए और इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बड़े प्यार से रखा अपने पास। और सबकी बड़ी बात, हिंदुस्तान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण में आक्रमण हुए हैं ना, दक्षिण अभियान जितना भी हुआ है, उस दक्षिण अभियान को करने का श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी क्या किया जाता है। और मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी का बैंड बजाया था। और बता दूं आपको बात, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर धीरे धीरे कौन मार रहा था? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सारे परिवार की हत्या किसने कर दी? मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी को मारने के बाद दिल्ली पर अधिकार किसने कर लिया? मलिक काफूर। समझ में आई बात है? गुजरात के खेम्बे की खाड़ी से इसे क्या किया गया था? खरीदा गया था, ठीक है ना। और 1000 रुपए के दिनार में खरीदा गया था। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत तगड़ा सेनापति था। दूसरा, उलूग खां नुसरत खां रणथंभौर की तरफ आ गए ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर गुजरात की तरफ एक सेनापति भेजा जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था? और उस कमालुद्दीन गुर्ग को जब वो गुजरात में था ना, और इधर से जब रणथंभौर वाला साका हो गया, चित्तौड़ वाला साका हो गया, तो उन्होंने उस कमालुद्दीन गुर्ग को कहा एक बात सुन, जालोर पे कर अटैक। किस पर अटैक कर? तो कमालुद्दीन गुर्ग ने कहा साहब जालोर पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि जालोर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी एरिया है, गुजरात से जालोर तक जाने के लिए पहाड़ी एरिया है, और इस पहाड़ी एरिया में अपने अटैक नहीं कर सकते। तो उसने कहा कोई रास्ता नहीं है। कहा एक रास्ता है, सिवाना होके जाना है। किधर होके जा सकते हैं? सिवाना होके जा सकते हैं। तो उसने कहा एक काम कर, तू पहले सिवाना पर आक्रमण कर पे।
और इसीलिए कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर अटैक न कर पहले किस पर अटैक किया, और वो सिवाड़ा के रास्ते फिर किधर की तरफ आया, जालोर की तरफ। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो केवल और केवल किसके लिए हुआ, गुजरात विजय के लिए हुआ। और बाकी अपना अपना नजरिया, कोई क्या पढ़ाता है, किस तरीके से पढ़ाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ये तरीका जो है इससे आपको ये सारी कहानी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम करने वाले हैं क्या भाई, क्या करने वाले हैं भाई दिग्विजय की नीति, और साथ में क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी का सामना जो है वह किसके साथ हुआ भाई, अमीरदेव चौहान के साथ। तो अब हम अमीरदेव चौहान के साथ उसका सामना क्यों हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और यहां पर मैंने बता दिया है कि इसने ऐसा क्या किया क्या नहीं किया, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। और उसको इतिहास के पन्नों में हेडिंग दी जाती है रणथंबोर का साका, या राजस्थान का प्रथम साका, और ये हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।